चलो देखो इसमें फिजिक्स में साउंड 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 भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। हम्म। हम्म। लाइट, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। हीट लाइट एनर्जी है। एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वैसे ही साउंड भी एनर्जी है। चिल रिलेटेड टू पिच फ्रिक्वेंसी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स, जो हमको सेंसेशन सेंसेशन देती है, यानी कि एक हरकत देती है, ठीक है। जैसे कि सेंसेशन ऑफ पानी, हियरिंग। हाँ पानी में कुछ कोई वाटर बॉडी है, समुंदर है, तालाब है, कोई वाटर बॉडी है, समुंदर तो नहीं, हाँ कोई रुकी हुई वाटर बॉडी है, साइलेंट में है। जब हम उसमें पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो क्या होता है? जब किसी समुंदर में किसी तालाब पानी। में हाँ तो वेव्स बनती है ना, इस तरह की छोटी वेव्स, फिर वेव्स इस तरह से बनकर वेव्स आवाज बनते आती हैं। है। हाँ, तो यही क्या है, यही सारी एक तरह की वेव्स हैं जो साउंड में कन्वर्ट होती हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमने फोर्स लगाया वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, साउंड एनर्जी में, स्पीड। उस वेव में हो गया। तो वो भी एक तरह का सेंसेशन है। साउंड। हीट भी एक तरह का सेंसेशन है, कोल्ड भी एक तरह का सेंसेशन है। तो ये भी एक तरह का हियरिंग जो होता है सेंसेशन होता है, कि कोई फूंक भी मारता है, सुनसुनाता भी है, तो आवाज विस्परिंग भी होती है, तो उसकी आवाज हम लोग को सुनाई देती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर साउंड होता कैसे है? क्लैपिंग, क्लैपिंग कैसी होती है? क्लैप करो, क्लैप करेंगे तो क्या हुआ, दो हाथ एक दूसरे से टकराए, तो इसी तरह से वाइब्रेशन भी है। क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में तुमने पढ़ा है कि होते हैं पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज, सॉलिड में बहुत क्लोज होते हैं, मीडियम होते हैं, लिक्विड में, और और लास्ट क्या होता है? गैस, गैस में रैंडम से अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से टकराते भी हैं, तो वो एक तरह की वेव उत्पन्न करते हैं, और वो वेव किस में चेंज हो सकती है? साउंड में। इंस्टाग्राम पर एक पेज है, एक लड़का है, वो माइक, बहुत ही स्पेशलाइज्ड माइक लेकर टहलता रहता है जंगल में, कहीं वुड्स में, कहीं भी चला जाता है पहाड़ों पे, और वो हर चीज की साउंड्स देता है। कभी उसने बहुत बड़ा सा पेड़ था, पुराना पेड़, उसके तने पे उसने माइक लगा दिया और फिर हम लोग को सुनाया। तो पेड़ में भी चर एकदम अजीब सी आवाज हो रही है। ग्लेशियर्स में उसने लगाया, उसमें भी कुछ ना कुछ आवाज हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो सारी आवाजें इतनी कम डेसिबल या इतनी हाई डेसिबल्स की हैं, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की हैं कि हम उसे नॉर्मल ईयर से तो नहीं सुन सकते। लेकिन अभी इस वक्त हम जहां पर भी बैठे हैं रूम में, वहां पे हर चीज आवाज कर रही है। तो किसके वजह से होता है? ड्यू टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन। ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट्स में भी कौन वाइब्रेशन कर रहा है? जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे मॉलिक्यूल्स। हैं। ऐसे क्लैपिंग को तो बच्चों को समझा सकते हैं ना, कि क्लैप किया और आवाज निकली, ये एक बहुत ही लो लेवल पे, एक लो क्लास पे समझाने की बात है। लेकिन हर चीज आवाज कर रही है। अभी हम लोग के पास भी स्पेशलाइज्ड माइक हो, और हम दीवार पे, तकिया पे, हर चीज पे, बेडशीट पे, वेस पे, किसी भी सॉलिड के चीज जो पे, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट उन करते हैं। हाँ तो उनमें तो कुछ तो उसका जगह भी होती आवाज है आ ना। हाँ उनकी भी आती है, एकदम से ठोस तो एकदम से रिजिड तो नहीं होते ना। वाइब्रेशन होता है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लिजिबल कर देते हैं, लेकिन होता तो है ना। और अगर होता है, हम मानते हैं कि वाइब्रेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी ही जगह होगी, लेकिन होगी ना, तो टकराएंगे ना। एज लॉन्ग द साउंड कंटिन्यूज टू वाइब्रेट, और वो वाइब्रेट होते रहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, और इस तरह से आवाज फैलती रहती है। इसी चीज को समझने के लिए कि हम लोग जो बोलते हैं, हम हमने हम्म। बोला हम, तो हाव माँ की जो आवाज आई, वो कैसे आई? तो हम लोगों को बचपन से ही फोनिक सिखा दिया जाता है, अल्फाबेट सिखा दिए जाते हैं, चाहे वो अरेबिक लैंग्वेज के हों, हिंदी के हों, या इंग्लिश के हों। हम उसको उस तरह से उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस्ड करते हैं, उस तरह से उसका मखरज निकालते हैं।
तो जिस तरह से हम मखरज निकालते हैं उसको जब बोलते हैं तो हमारे मुंह हरकत करते हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को बोलने में, जबान, दांत, तालू, ये सारी चीजें, मुंह का पूरा वोकल हरकत करता है। तो जैसे कि हमने हम्म। ता बोला, ता, तो ता बोलने में हमने अपने आगे मुंह के आगे जो हवा थी, जो एयर थी, उसमें एक तरह का वाइब्रेशन छोड़ा। एयर में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के भी तो हाँ। मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या वो वाइब्रेट हाँ। नहीं करेंगे? जब हमने ता बोला तो एयर के मॉलिक्यूल्स ने उस तरह से वाइब्रेट किया, तो उस तरह की ता की आवाज हमारे कान तक पहुंची। इतना सेंसिटिव बनाया गया है कि जरा सा भी बोलेंगे, कितनी फ्रिक्वेंसी इंसान सुन सकता है, अभी आगे आएगा, 20 से 2000, 20,000 से ऊपर एक लिमिटेड है, वो आगे आएगा तब पढ़ोगी। तो कहने की बात है कि हम अपने मुंह से एक तरह से हवा को उस तरह से वाइब्रेट करते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स को उस तरह से वाइब्रेट करते हैं जिस तरह का हमें अल्फाबेट बोलना होता है। बी, 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 बी क्यू दोनों होठों से ही बी निकलता है। पी, सी, सी क्यू जबान और दांतों के बीच से ही निकलता है। तो और सभी ऐसे बोलते हैं। अब कोई तोतला है तो उसकी बात हाँ। अलग है, वो सी को ती ती बोलेगा। हाँ, लेकिन हम्म। जो भी नॉर्मल पर्सन है वो ऐसे ही बोलेंगे। जैसे कुछ देखो, टर्किश लोग हैं, रशियन हैं, वो टी उन को लोग की ती बोलते लैंग्वेज हैं। थोड़ी। ती, हाँ। हाँ, ती बोलते हैं। तू, डू नॉट डू दिस, नेपाली में भी छोटा बड़ा को पता नहीं कैसे बोलते हैं, पर हिंदी बोलते हैं। डू नॉट डू छोटा दिस। बड़ा अगर मोटा। कोई रशियन जैसे बोलेगा या टर्किश बोलेगा तो वो ऐसे कुछ बोलता है कि डू नॉट डू दिस। अब हम लोग बोलेंगे डू नॉट डू दिस, और ब्रिटिश बोलेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो जो भी हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो मुंह के आगे की हवा को डिस्प्लेस कर रहा है, उसके हवा के मॉलिक्यूल्स को उस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है। एक मॉलिक्यूल के डिस्प्लेस होने से उसके आगे के आगे के आगे के सारे मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। और ये जो वेव है वो पूरे में एक तरह से सरफेस एरिया में फैलती है, लॉन्गिट्यूडनल, पूरे सरफेस एरिया में फैलती है, और पूरे हमारे जो कान है, सेंसेशन है उसमें, विंड पाइप, उसमें सॉरी, विंड पाइप तो मुंह में होता है, कान के पर्दे में एक सेंसेशन देती है, और सेंसेशन भी उसी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से होता है, तो हमें सुनाई देता है कि बा बोला गया है, ता दो बोला गया है, ये सारी चीजें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। तो उस हिसाब से वो सेंसेशन देता है। इन ह्यूमंस, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स। देखो, अब वही जो हमने तुमको सारी चीज बताई कि लारिनेक्स, लारिनेक्स एक क्या दो, दरवाजा है। एसोफेगस होती है, मुंह होता है, मुंह से एसोफेगस होती है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, विंड पाइप। इस विंड पाइप से खाना भी जाता है और सांस भी जाती है। सेम, सेम विंड पाइप से जब खाना जाना होता पानी है, भी। खाने की भी होती है, फूड की भी होती है, और ऑक्सीजन की भी होती है। ऑक्सीजन भी जाता है इसी से और फूड भी जाती है। ऑक्सीजन का मतलब एयर, तो लंग्स से ऑक्सीजन ले फिल्टर करता है ना, एयर हम लेते तो सांस में एयर है ना, फिल्टर। फिल्टर करता है ना, वो तो एब्जॉर्ब करता है सिर्फ ऑक्सीजन को, वो अलग मैकेनिज्म है। ब्रोंकाइटिस उसमें होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे एक झिल्ली टाइप का गेट होता है, लैरिनेक्स, जिसे कौवे के पीछे होता है कहते हैं। तो ये जब नाक होती है, ऊपर नोज होती है, तो जब सांस आने होती है तो ये नोज की तरफ से खुल के हलक को बंद कर देता है, हलक के रास्ते को इस तरफ बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, तो सांस ऐसे नीचे चली जाती है और नाक अगर से। मुंह से सांस लिया तो। हाँ, तो मुंह से सांस लिया तो वो समझ जाता है कि कोई पागल इंसान है जो मुंह से सांस ले रहा है, तो वो नाक के हिस्से को बंद कर देता है, अरे और मतलब। नीचे मुंह से चाहे सास हो, और चाहे खाना हो, चाहे देवर हो, जेठानी हो, सब चले जाते हैं, सांस चली जाती है। अरे मुंह से कौन सांस लेता है भाई? जब सर्दी होता है, नोज ब्लॉक रहते हैं, मुंह से ही ना सांस लेंगे। हाँ, तो तब वो ब्रेन से नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को पता है कि नाक ब्लॉक है, तो कैसे गवर्न करना है, तब तभी तो जबान सूखती है ना।
और इंसान बेचैन हो जाता है, क्योंकि मुंह से सांस लेना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, अब नॉर्मल है। तभी जबान सूखती है और बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है। ठीक। हाँ। तो यही वॉइस बॉक्स होता है। जब भी हम बोलते हैं तो हम ये जो एक कैविटी है हमारे हलक में, वहां तक हवा है। हवा मुंह के अंदर भी है, विंड पाइप में भी है। तो वो हवा को इस तरह से डिस्प्लेस करता है उसके मॉलिक्यूल्स को, तो उस तरीके का अल्फाबेट निकलता है। लोकेटेड इन द थ्रोट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप इन द वॉइस बॉक्स, टू ligaments called vocal cords are stretched across the larynx such that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. इसी के साथ साथ इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं। When air is pushed from the lungs through this gap, the vocal cords vibrate, produce sound. अब पूरा A to Z पढ़ डालो। ABCDEFGHIJKL। कहाँ वाइब्रेशन फील होता है? गले में। ठीक, गले के गले में ऊपर यहाँ पे। थायराइड। हाँ, थायराइड जहाँ होता है वहां पे उंगली रखो। ABCD सारा वाइब्रेशन वहां पे सुनाई देगा। और वही एडम्स एप्पल पे। हाँ, वहां एडम्स एप्पल के पीछे होता है। और वहीं पे सारा कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके बीच में हवा के लिए गैप है। हम लोग बोलते पूरे टाइम बोलेंगे, पूरा झंझन झंझन वाइब्रेशन सुनाई देगा। और ये वाइब्रेशन किसको डिस्प्लेस डिस्प्लेस करता है? हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में एयर है, उसको इस तरह से डिस्प्लेस करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को, कि हमारे कान के पर्दे तक ये सेंसेशन पहुंचता है। और कान का पर्दा भी उसी हिसाब से सेंसेशन करता है। तो वो कान कान के स्ट्रक्चर में आ गया कि कान का ईयर कैसे काम करता है। फिर साउंड नीड्स अ मीडियम टू फॉर इट्स प्रोपगेशन, सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस में हमें लाइट दिखाई देती है। स्पेस में यूनिवर्स, स्पेस में जहाँ पे सौर मंडल है, वहां पे लाइट दिखाई देती है। लाइट, रोशनी दिखाई राइट। देती है, तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, सूरज चमकता हुआ दिखाई हम्म। देता है। हाँ। हम्म। लेकिन इस स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम है वैक्यूम है। वहां पे। एयर तो है नहीं, एटमॉस्फेयर तो है नहीं उसका। लेकिन लाइट दिखाई देती है। इसका मतलब है कि लाइट को होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इसीलिए देखो, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, जिनकी रोशनी अब हम लोगों तक पहुंच रही है। तो हम ये कहते हैं कि उस वो करोड़ों साल पहले वहां पैदा हो गया होगा, लेकिन उसकी रोशनी हम पे अब तक पहुंच रही है। तो वो इतने करोड़ साल, इतने करोड़ लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। तो लाइट को फैलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, एक बात ये हो गई। लेकिन साउंड क्या है? सॉरी, लाइट को फैलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। विदाउट एटमॉस्फेयर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन साउंड यूनिवर्स में जाके चिल्लाओ, सुनाई देगा। साउंड नीड्स अ नहीं सुनाई मीडियम देता। फॉर इट्स प्रोपगेशन। वहां पे कैसे आवाज आएगी? तो दो लोग जाएंगे तो उन लोग दोनों बात कैसे करेंगे? वो दोनों जो बात करेंगे, उनके पास उनका अपना सूट होगा। वो अगर बात करेंगे तो स्पेसशिप के अंदर जो वीडियोग्राफी आजकल हम लोग को इंस्टाग्राम की वजह से मिल जाती है, इंटरनेट की वजह से, कि वो कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। वो अपने स्पेसशिप के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, और स्पेसशिप में एटमॉस्फेयर है, स्पेसशिप का, टैब्स का, जिसमें भी वो जा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि अर्थ की इस तरह की आवाज होती है। तो भाई, अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है ना। अर्थ का तो एटमॉस्फेयर है कुछ दूर तक, 180 किलोमीटर क्या कहते हैं, कुछ अंतरिक्ष से। फिर इसी तरह से हर प्लैनेट का अपना एक एटमॉस्फेयर तो है ना। हर एक हम्म। प्लैनेट का तो अपना अपना कुछ एटमॉस्फेयर होगा ही ना, तो उस एटमॉस्फेयर में तो वो आवाज करेगा ही। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम है, वहां पे हम नहीं बोल पाएंगे, सुनाई ही नहीं देगा। क्यों? इसका मतलब द मीडियम कैन बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। इट मीन्स दैट साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। इसका मतलब है कि अगर स्पेस में खड़े होकर हम चिल्लाएंगे,
इफ्रा इफ्रा इफ्रा, तो इफ्रा को अर्थ पे नहीं सुनाई देता है तो साउंड स्पेस में क्या सुनाई देगा? Sound travels with a finite speed in the given material medium. लोहे से मैक्सिमम कितनी आवाज आ सकती है ये फिक्स्ड है। पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल से मैक्सिमम कितनी आवाज आ सकती है ये फिक्स्ड है। The speed of sound in a medium depends on its density and elasticity. Density का फुल फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्मूला क्या मास होता है? अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? डिफाइन करो। अरे डिफाइन कर दो ना। इट इज अ डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास इट पर इज अ यूनिट मास वॉल्यूम। पर यूनिट। डेंसिटी चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए? इलास्टिसिटी चाहिए। इलास्टिसिटी यानी कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक सेंसेशन कैसे पहुंच पाएगा, पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? नोटेड। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, डिपेंड्स एक तो ऑन वैक्यूम, डेंसिटी। वैक्यूम में नहीं होता है। डेंसिटी और उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है तो कितना वो इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब वो कितना अपने मॉलिक्यूल्स को दूर तक फैला सकता है। और इलास्टिसिटी। Speed of sound is maximum in solid, less in liquid and least in gases. ठीक है, क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में सॉलिड में सबसे सबसे कम ज्यादा होता है। होता है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा, स्पीड ऑफ हाँ साउंड हाँ। सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है और गैस में सबसे कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही चीज तो ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्योंकि हम हम एक गैस। मॉलिक्यूल को हम एक मॉलिक्यूल को हरकत देंगे और हाँ, वही हरकत, वही एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर होगी। दूसरे को ट्रांसफर होगी। तो सॉलिड में हम देखते हैं कि करीब करीब हैं सारे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स। चीजें और ट्रांसफर करने गैस में में, बिल्कुल फार होती हैं। होते हाँ हैं। गैस में एकदम फास्ट। तो इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि टीचर को क्लास में कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक सेक्शन सॉलिड है, एक सेक्शन लिक्विड है, एक सेक्शन गैस है। सॉलिड वाले सेक्शन में कॉपी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे कंडेंस्ड हैं, करीब करीब बैठे हैं जितने सॉलिड्स हैं। लिक्विड में थोड़ा रैंडम है, दूर दूर है, फार अवे है, तो वहां पे मीडियम रहता है। गैस में रैंडम है, बहुत दूर बिल्कुल ही दूर बैठे फार हैं, है। तो वहां पे कॉपी सबसे आखिरी पीरियड में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है। Speed of sound is maximum in solid, liquid, gases. In air, speed of sound at room temperature, रूम टेम्परेचर, कई चीजें यहाँ पर है। एयर की बता रहे हैं स्पीड। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 15 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में, अभी जब हम तुमसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नॉर्मल रूम ही टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर डाउन है ना। अभी गूगल करोगी तो नहीं भाई, आज तो 18 डिग्री सेल्सियस बता रहा है और आसमान भी क्लियर है। आज और थोड़ी चांद की ठंडी 9 कम तारीख है। है क्या? 9 तारीख क्या बता रहा है पता नहीं। आज आज 18 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 तारीख नॉर्मल है। ही टेम्परेचर है। हम्म। हाँ, यानी कि एक सेकेंड में 340। अभी हम आवाज लगाएंगे इधर आओ, तो ये एक सेकेंड में 340 मीटर तक जा रही है। मतलब अभी हम जहां पर बैठे हैं उससे एक सर्किल खींच लिया जाए तो 340 मीटर का जो एक रेडियस होगा, वहां तक आवाज जाएगी, आगे पीछे सब जगह। जितने स्पीड में नोटेड। चिल्लाएंगे, अगर ज्यादा तेज चिल्लाएंगे ज्यादा तो तेज और चलाएंगे दूर उसकी तक। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नहीं, देखो, अभी आगे आएगा, आएगा ये चीज। धीमे बात करना, चिल्ला के बात करना। हम एक नॉर्मल स्पीड में बोलेंगे तो पर सेकेंड 340 मीटर लगेगा वहां तक पहुंचने में, साउंड की स्पीड होगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि 340 मीटर पे जो हमारा कोई इंसान बैठा है, सुन रहा है, तो उसको हम्म। हमारी बात एक सेकंड के बाद सुनाई देगी।
लेकिन यही चीज जब अब हम बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमको 1 मिनट के बाद सुनाई दे रहा है, तुम हो हमसे बहुत फौरन दूर, सुनाई दे लेकिन रहा है। चूंकि फौरन सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आ गए ना हम लोग। वो तो फौरन सिग्नल कैच हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाके उसको सिग्नल दे रही हैं तुम्हारे वो तो पूरा फिर कंप्यूटर वाला पूरा हो गया, टेक्निक्स हो गई। हम जिस साउंड्स की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल जो हम बोलते हैं उस साउंड्स की बात हो रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर गर्मी में स्पीड बढ़ जाती है मम्मी। और ठंडी में स्पीड कम हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर गर्मी में दिन में सन्नाटा रहे तो बहुत दूर दूर से भी आवाज आती रहती है, लेकिन ठंड में सब पंखा ठंड भी में भी बंद तो होता आती है। है। नहीं नहीं, देखो ठंड में पंखा भी बंद होता है, सब कुछ बंद होता है, लेकिन दूर की आवाजें नहीं आती, पास की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन बहुत दूर दूर से दूर लगता की है कि भी तो सन्नाटा आती हो है, गया है। स्टेशन में ट्रेन की आवाज आती है रात में। वो तो इसलिए आती है ना क्योंकि पूरे मोहल्ले के पंखे बंद हैं, एसी बंद है। कोई ऐसी चीज, ब्लोअर में इतनी आवाज नहीं होती जितने पंखा और एसी वगैरह में कूलर में आवाज होती है, कूलर चलता है गर्मियों में। सारे कंडीशंस है ना। साउंड एनर्जी इज प्रोपेगेटेड एज अ वेव, ये वेव की तरह प्रोपेगेट करती है। इन फैक्ट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन विच अल्टरनेटिव जोन्स ऑफ कंप्रेशन, एक होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो जिसमें इन विच अल्टरनेट जोन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आर फॉर्म्ड। तो इस तरह की वेव्स होंगी, तो इसमें आपकी ये जो हिस्सा है वो आपका कंप्रेशंस आएंगे और ये वाला जो हिस्से हैं आपके रिफ्रैक्शंस आएंगे। इन अ वेव मोशन द मीडियम पार्टिकल्स ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट का मतलब थ्रो फ्रो मूवमेंट करना, ये ऑक्सीलेशन हो गया। throw fro about their respective mean position, but sound energy as a whole propagates in all direction throughout the medium। कि सपोज कि ये एक सॉलिड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 ऐसे, ये वाला मॉलिक्यूल इसी तरह से ऐसे 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 ऐसे, ये मॉलिक्यूल आपस में एक ही जगह ऑक्सीलेट कर रहे हैं, लेकिन जो साउंड फैलेगा वो इसके चारों तरफ फैलेगा। साउंड वेव जो होगी वो उसके चारों तरफ होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, ये होती है, इस तरह की साउंड वेव्स होती हैं। व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव इज प्रोपोगेटेड, बिल्कुल वैसे ही है कि रस्सी को या किसी नायलॉन के थ्रेड को एक एक जगह से टाई कर दो और अपने हाथ से पकड़ लो और लहराओ, और लहरा के कस के छोड़ दो। बचपन में हम लोग इस तरह का खेल बहुत खेलते थे। कोई इस तरह की डोरी ले लेते थे, रबड़ ले लेते थे, उसके अंदर छल्ला डाल देते थे या घूटी डाल देते थे और उसको खूब ऐसे करके गोल 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 नचाते थे और फिर खींच देते थे दोनों हाथ को, तो वो झन करके घूमता था खूब देर तक। इस तरह का खेल अब बच्चे खेलते ही नहीं, सब मोबाइल में लगे रहते हैं, स्नैपचैट्स बनाते रहते हैं। When a longitudinal sound wave is propagated through a medium, the density as well as the pressure of the medium at a given time vary with the distance. डिस्टेंस के साथ साथ डेंसिटी और प्रेशर चेंज होता है, both above and below the mean value of density and pressure. Thus, a sound wave in a graphic form, this is a graphic form represented by a graph shown in the figure. इसमें यहाँ पे लैम्डा वगैरह, एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड, ये सारे जो भी हैं, सी क्या है, ए क्या है, हाई पिच क्या है, लो पिच क्या है, प्रेशर डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्या है, R1 R2, ये सब क्या है, ये सब अब पूरा एक्सप्लेन करेगा। हाँ, साउंड वेव का ग्राफ बनाने को आएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो साउंड वेव दिया है यही बनाने को आएगा ना? हाँ एग्जैक्टली यही पूरा इसी तरह से बनाना होगा, ऐसे बना के ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड है, सेकंड एम्पलीट्यूड ये है, ये जो सारा सिंबल दिखाना है। बचा बना है, ये जो सिंबल है R1 और R2 के बीच में, उसको क्या कहते हैं? लैम्डा, लैम्डा, इसे कहते हैं लैम्डा। लैम्डा। अल्फा बीटा गामा थीटा, उसी में लैम्डा आता है। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस क्या सिंबल है? ए सिंबल है। एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या है इसमें? ए।
तो एम्पलीट्यूड क्या है? कैपिटल ए। द मैग्नेटिक ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिस्टर्बेंस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता डिस्टेंस। है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगी, सबसे ऊंची यहाँ पे है, फिर इसी तरह से नीचे यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है। तो ये सब एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। हम ये देखते हैं कि जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है, एम्पलीट्यूड भी कम होता जाता है और धीरे 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 जीरो हो जाता है। जब रस्सी को गोल 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 कस के घुमाएंगे, गोल 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 360 डिग्री कस के घुमाएंगे और फिर खींच देंगे, तो कुछ देर तक तो ऐसे ऐसे इस वाइब्रेट करेगी, उसके बाद धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, कम होता है और जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब है कि एक सीधी लाइन आ जाएंगी। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस, प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ। अच्छा, इधर क्या है, ये आपका प्रेशर है, और प्रेशर और डेंसिटी दोनों ले सकते हैं। In the medium or either side of the mean value is called the amplitude of sound wave. Amplitude is usually represented by the symbol A for sound. The unit of amplitude is same the unit of density or pressure. तो किसकी यूनिट है, क्या यूनिट होगी, बोलो? डेंसिटी की ही यूनिट है। डेंसिटी क्या है, यूनिट m अपॉन v ले रहे हैं ना, मास अपॉन मास मास, अपॉन मास वॉल्यूम। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो हम उसी वैल्यूज को नोट करेंगे। वेवलेंथ, the वेवलेंथ द distance between two डिस्टेंस बिटवीन consecutive टू compression diffraction is called अच्छा। wavelength, जिसे हम लैम्डा से कह रहे हैं कि जहां पे उठा वेवलेंथ, जैसे कि ये थी, ये एक सीधी लाइन हो गई और ये यहाँ से उठ के ऐसे यहाँ गई, तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट मिला आपको, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट मिला और यहाँ पे आपका लोएस्ट पॉइंट मिला। तो एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन के बीच की दूरी, यही क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। दिस ये जो डिस्टेंस, डिस्टेंस है बीच में। एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन जो नीचे जा रहा है उसे कंप्रेशन कह रहे हैं, जो ऊपर उठ रहा है वो रिफ्रैक्शन कहला रहा है। ये हाई पिच है, जहां पे हाई पिच मिल रही है, जहां पे C1 है, ये कंप्रेशन। C का मतलब क्या है, कंप्रेशन। R1 कंप्रेशन। का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन। तो एक रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन। एक C1 से बहुत सारे कंप्रेशन और बहुत सारे रिफ्रैक्शन होंगे ना। इस तरह से C1 C2 बहुत सारे होंगे Cn तक। तो पहले कंप्रेशन और पहले रिफ्रैक्शन, यानी किसी भी कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो दूरी है, या एक रिफ्रैक्शन और दूसरे रिफ्रैक्शन के बीच की दूरी है, वो दूरी लैम्डा कहलाती है, यानी कि वेवलेंथ कहलाती है। तो C1 से C2 लैम्डा, C2 से C3 लैम्डा, R2 से फिर इधर आता R3 लैम्डा। इन सब के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा, जिसे वेवलेंथ कह अच्छा, रहे लैम्डा। हैं, लैम्डा। C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस हाँ, है उसको तो यही लैम्डा। देखो, हाँ, C1 C2, R1 R2, R2 R3, एनी कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। और ये देखा गया है कि C1 C2 बराबर होता है R1 R2 और वही लैम्डा के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, ठीक है। चूंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं भैया, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किससे हाँ नापती हो, हाँ कितने किलोमीटर चली, तो एसआई में क्या होती है, केएमएस सेंटीमीटर। होती है ना, किलोग्राम मीटर सेकेंड, तो मीटर ले लेंगे, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। एसआई यूनिट का मतलब है कि आपकी जो यूनिट है वो केएमएस में है। के का मतलब मीटर। किलोग्राम, मी का मतलब मीटर, एस का मतलब सेकेंड। अच्छा, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ना। अच्छा। यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा है,
Distance between two consecutive compression, distance between two consecutive refractions is lambda, and distance between a compression and adjacent refraction is lambda by 2. बहुत इजी, बहुत इजी है। हाँ होगा, देखो ना, C1 और C2 के बीच की दूरी लैम्डा है। C1 और C1 C2 के C2 बीच की हाँ दूरी लैम्डा है। तो C1 और R1 के बीच की दूरी क्या होगी? ये C1 है और ये R1 है, ये R1 C1 है। तो और R1 हाँ, तो C1 और R1 के बीच की दूरी क्या होगी? C1 और R1 के बीच की ये दूरी लैम्डा की आधी हो जाएगी। लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगी। C1 C2 के बीच की दूरी लैम्डा, C2 C3 के बीच की दूरी लैम्डा, R1 R2 के बीच की दूरी लैम्डा, R2 R3 के बीच की दूरी लैम्डा, R3 R4 के बीच की दूरी लैम्डा। लेकिन अगर हम C1 R1 के बीच की बात करें तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। फिर R1 और C2 के और बीच की बात करें, C2 R1 C2 की R1 बीच C2 लैम्डा, यानी कि एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। लेकिन सेम कंप्रेशन कंप्रेशन के बीच की दूरी लैम्डा होती है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के बीच की दूरी लैम्डा होती है। Frequency: when sound is propagated through the medium, the density or pressure of the medium oscillates between the maximum value and the minimum value. The change in density from the maximum value to minimum value and again to the maximum value is called one complete oscillation. एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन इसे कहते हैं। ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, जीरो से शुरू हुआ, कंप्रेशन गया C1, फिर ये नीचे आया, फिर रिफ्रैक्शन गया और फिर ये जीरो पे चला गया। तो एक R1 पे C1 आया। हो जाए और एक R1 हो जाए, ये R1 नहीं है, ये जीरो है। तो ये एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाएगा। और फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इस तरह की कितनी आ रही हैं? इस तरह के ऑक्सीलेशन उसको कितने आ रहे हैं? ऊपर वाले फिगर में 3 आ रही है ना, ऊपर वाले फिगर में 3 वेव्स आ रही हैं। नहीं 2 आ रही हैं। 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, इस तरह की कितनी आ रही हैं? एक ये ऑक्सीलेशन, तो यानी कि पर सेकेंड कितना ऑक्सीलेशन हो रहा है? 1 2 3 4 गिन लेंगे उसको, उसके निकालने के तरीके हैं सारे। ठीक है। ये एक ऑक्सीलेशन, ये 1 ऑक्सीलेशन हो जाएगा। ठीक, 1 ऑक्सीलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? द साउंड वेव इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम बाय द साउंड। पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकेंड। अल्टरनेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्रॉसिंग द पर्टिकुलर सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट को कैसे करेंगे भाई? देख लेंगे ना कितना कंप्रेशन कितना रिफ्रैक्शन आ रहा है। तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को जब हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज आती हैं, उन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है। प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं हमारी कितनी वेव बन रही है। तो हम ये देखते हैं इतने टाइम में कितने कंप्रेशन और कितने रिफ्रैक्शन आए हैं, उस हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का म्यू, इसको कहते हैं न्यू, इसका इसका नाम क्या है? न्यू। और इसका यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है। एक हर्ट्स किसके बराबर होता है? 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन पर सेकेंड। एक हर्ट्स का मतलब है कि 1 सेकेंड में एक 1 ऑक्सीलेशन हुआ है। कंप्लीट ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। C1 C2 के बीच में और R1 R2 के बीच में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। द टाइम टेकन ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन द डेंसिटी प्रोपेशर मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। या फिर हम कह सकते हैं एक C1 C और एक R1 के बीच में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड होगी, SI यूनिट सेकेंड। ठीक है। फिर यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का 1/t होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड यूनिट टाइम 1/t हो जाएगा। टाइम पीरियड इसमें बताया t इज इक्वल टू का 1 ले रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है v का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, v नहीं ना, ये न्यू, न्यू कहेंगे इसको, न्यू पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। V न्यू इज 1/t और t इज इक्वल टू 1/v, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड जो है वो क्या है? 1/फ्रीक्वेंसी है, ये ठीक जो है। V बना है ये फ्रीक्वेंसी है।
ये फ्रीक्वेंसी है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू पढ़ते हैं इसको, न्यू। The wave speed of sound wave is defined as the distance which is point on the wave such as compression or refraction travels per unit time। वेव स्पीड की पर यूनिट टाइम में कितने ज्यादा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन मिल रहे हैं, वो वेव स्पीड होगी। Alternately, speed of sound wave in a given medium is defined as the distance through which a sound wave travels in that medium in unit time। तो पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कैसे निकल रहा है, वही लैम्डा से ना। वेव स्पीड इज यूजली डिनोटेड बाय सिंबल v। द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अभी सबका फॉर्मूला मीटर बताएंगे। पर सेकंड। हाँ, अब यहाँ पे डेरिवेशंस है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है। रिलेशन। हाँ, तो अभी क्या है, अभी तुमको जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं वो सारे टर्म्स याद करने हैं, क्लियर दिमाग में बैठाने हैं, कहाँ पे लैम्डा है, कहाँ ठीक पे है, C1 C2 है, ये सारी चीज। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। पेज 120 से पढ़ना है अब। वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीजें देख ली थी, जो भी इसके हाँ टर्म्स ये हैं। सब। वेवलेंथ अब उसमें, हाँ, रिलेशन पढ़ना है। साइन ग्राफ, इसे साइन ग्राफ कहते हैं। जो ग्राफ बना था ऊपर, साइन ग्राफ हम्म। कहलाता है। ठीक है, वेव का साइन ग्राफ। ठीक है, फ्रिक्वेंसी से पढ़ना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड, रिफ्रैक्शन ग्रीक लेटर न्यू से होता है, ये हो गया। टाइम पीरियड भी हो गया था। ठीक, सारी चीजें हम लोगों ने टाइम पीरियड में रिलेशन भी देख लिया था कि t इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, हम्म। इस हिसाब से जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी का जो SI यूनिट होगी वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। फिर वेव स्पीड मीटर पर सेकेंड देख लिया था। अब यहाँ पे है कि रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, जिसे हम डोनेट करते हैं न्यू से। ठीक है, वेव स्पीड, वेव स्पीड जिसे हम न्यू से, फ्रीक्वेंसी भी किससे था, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी था न्यू वी से ही से, था। जिसको न्यू वेवलेंथ कहते लैम्डा हैं। है, टाइम पीरियड t है, वेवलेंथ लैम्डा हो, देन एज पर डेफिनेशन ऑफ वेव स्पीड, वेव स्पीड क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, कितना वेव स्पीड वो कहलाता है। देखो, टाइम पीरियड वो है कि एक ऑक्सीलेशन करने में कितना समय लग रहा है पर सेकेंड, और मतलब एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन हम्म। कर रहा है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है। और वेव स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव टाइम, वेव वेव बाय टाइम, कि कितने टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो टाइम क्या है, टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन जो लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन को ही टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड से निकालेंगे, तो यानी कि, और डिस्टेंस क्या होती है, वो लैम्डा हो जाता है। जो एक डिस्टेंस बन रही है कि आपका ये है, यहाँ जीरो से जो भी हाईएस्ट गया, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आपको C1 मिल गया, कंप्रेशन मिल गया, फर्स्ट आपको रिफ्रैक्शन मिल गया। तो C1 जो आपको सेकेंड रिफ्रैक्शन मिला है, C से C2 तक की दूरी को लैम्डा कहते हैं, और जो दूसरा रिफ्रैक्शन मिलेगा उसको लैम्डा कहते हैं। और लैम्डा बाई टू क्या होता है, C1R1 इतना लैम्डा बाई टू कहलाता है। ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो इस तरह से जो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ऑक्सीलेशन है, एक ऑक्सीलेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ये एक ऑक्सीलेशन है। तो जब C1 यानी कि वो लैम्डा कहलाएगा, वो उसे वेवलेंथ लैम्डा कह रहे हैं। और फिर 1/t, टाइम पीरियड क्या होता है, 1 टाइम पीरियड कहाँ है, इसको कुछ लिख, ये यही चीज लिखी है, लैम्डा अपॉन टी ही लिखा है, ये भी, ये जो है वो लैम्डा अपॉन टी ही लिखा है। कैसे लिखा है, बस लैम्डा को अलग कर दिया है, 1/t को अलग करके लिख दिया है। अब क्यों 1/t को अलग किया, क्योंकि हम जानते हैं 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू होता है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो इसका मतलब जो वेव स्पीड है वो वेव लेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो मेन जो डेरिवेशन दिया है, तुम लोग के स्टैंडर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछते हैं। लेकिन क्या है, वेव स्पीड वेव म्यू स्पीड वेवलेंथ, ये फॉर्मूला बस है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। वेवलेंथ इनटू टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला याद इसी रखना है, फॉर्मूले। फ्रीक्वेंसी का। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस।
पूरा ऊपर तक याद रखना है एक्चुअली। हो सकता है सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव दे दें, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन ऑक्सीलेशन दे दें, वो भी वही चीज है। या फिर तुमको टाइम पीरियड दे दे और कह दे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन वन ऑक्सीलेशन निकालिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन वन ऑक्सीलेशन। सब एक ही माने हैं, तो सबका मतलब समझ के रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। अब आ जाओ, जितना न्यूमेरिकल समझाएंगे बुक के बैक एक्सरसाइज में आज पूरे वही न्यूमेरिकल करके भेजने हैं। होमवर्क यही रहेगा, ठीक है? ठीक होमवर्क है। तुम्हारा यही रहेगा ठीक है। कि सारे न्यूमेरिकल जो भी हैं आज ही के आज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगी। एग्जाम्पल हाँ वन, हाँ ठीक है। द फ्रिक्वेंसी दिया है ऑफ साउंड इज 500 हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स क्या है? फ्रिक्वेंसी 1/सेकेंड को हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स, हर्ट्स से एसआई यूनिट होती है जिसका एच जेड होता है। ये क्या है? 1/सेकेंड को हर्ट्स कहते हैं। ठीक है, और बाकी टाइम पीरियड तो आपका सेकेंड में होता है, वन हम्म, अपॉन एफ होता है। सो टाइम, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड म्यू दी है इतना, ठीक है, लिख दिया। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टी पूछ रहे हैं तुमसे, ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। सो इजी, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v। टी पूछा है तो टी इज इक्वल टू 1/v। वी 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 पूछते हैं तो 1/t कर देते हैं, और 1/500, यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड इसने लिख दिया, यहाँ पे हर्ट्स लिखना तू, सेकंड अभी मत लिखना। और 1/हर्ट्स जो होता है वो सेकंड होता है, तो ये सेकंड लिखा है। सॉल्व कर ये दिया, वन टाइम अपॉन हंड्रेड पीरियड का फॉर्मूला है। वन टाइम अपॉन पीरियड का फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला वन टाइम पीरियड अपॉन का वी फॉर्मूला है वन है। अपॉन फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी है, और जिसको न्यू ठीक से शो है, कर रहे हैं। उसको न्यू से शो करें। हाँ। द वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा दे दिया है। लैम्डा यहाँ पे कई चीजें होती हैं। लैम्डा इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी अपॉन वी अपॉन फ्रिक्वेंसी भी होगा, ठीक है? वेव स्पीड v से है, v। ये क्या है? ये v है, ये v है। और फ्रिक्वेंसी जो है वो न्यू वी। है। इसे v बोलते हैं, इसे न्यू बोलते हैं। दोनों के सेम सेम है तो जरा सही से। वेव स्पीड, इस स्पीड को हम लोग हमेशा v से ही लेते हैं। इनिशियल स्पीड को हम लोग लेते हैं u से। फिजिक्स में इनिशियल स्पीड को u से लिया जाता है, फाइनल स्पीड को v से लिया जाता है। तो ये स्पीड v, स्पीड में पूरा फिजिक्स में स्पीड जहां भी आएगा वो v है। फ्रीक्वेंसी ये न्यू है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, क्योंकि ये एक लेंथ है, और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, अब स्पीड ऑफ द साउंड दिया है, स्पीड ऑफ द साउंड दिया है, वेव स्पीड नहीं दिया है। हम्म। इन एयर ऑन अ गिवन डे इज इतना, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना यानी कि न्यू। लैम्डा दिया है, न्यू निकालना। फ्रीक्वेंसी दिया है, और किसकी स्पीड दिया है? साउंड की स्पीड दिया है। तो साउंड की स्पीड भी क्या है? एक वेव की स्पीड है ना। तो साउंड वेव स्पीड को, जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड v, उसको हम ले लेंगे v की तरह, वेव स्पीड की तरह, 348 मीटर पर सेकेंड। क्यों? ठीक क्योंकि है। वेव स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, वेव स्पीड वाला। वेव स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, बस। v क्या है? v है आपका वेव स्पीड। वेव स्पीड, साउंड स्पीड को ही क्या कह रहे हैं? वेव स्पीड। वेव स्पीड। वेव स्पीड, साउंड स्पीड दोनों सेम चीज है। क्यों? क्योंकि साउंड भी क्या है? एक तरह की वेव होती है। वेव होती है। वेव स्पीड इज इक्वल टू v। फिर उसके बाद ये क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा है? लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मल्टीप्लाई म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक, हम्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव।
अब तुमको निकालना क्या है, तुमको यहाँ पे वेव स्पीड दिया है, वेव लेंथ दिया है, Calculate the frequency of the फ्रीक्वेंसी sound तुमसे wave. पूछा है, एफ पूछा है, एफ कैसे निकलेगा, एफ पूछा है मतलब एफ छोड़ो, न्यू न्यू पूछा है, तो न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इधर चला जाएगा और बस सॉल्व कर दोगी। और चूंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और ऐसे भी जैसे कि ये है ना 348 1.2 रखोगी, 348 किस में था, मीटर पर सेकेंड में था ना, तो सेकेंड नीचे चला जाएगा, और 1.2 मीटर में था, तो मीटर यहाँ आ जाएगा, अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये जो भी है 348/12 1.2 अपॉन में सेकेंड है ना, 1/सेकेंड, और ये 1/सेकेंड क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ऐसे भी फ्रिक्वेंसी की निकल आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रिक्वेंसी ऑफ अ हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का होता है, इस तरह का लोहे का होता है ट्यूनिंग फॉर्क, जिसमें ये इतना लंबा होता है और लंबा होता है थोड़ा, इस तरह का होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क इसे कहते हैं। इसको क्या करते हैं, एक रबर के डाइस पे मारते हैं, गोला होता है वो, जैसे पेपर वेट नहीं होता है, पेपर वेट के टाइप का हम्म, एक सर्कुलर होता है स्टैंड रबर का, तो रबर के ऊपर हथेली में रबर को लेकर टन से ऐसे मारते हैं तो ये झनझनाने लगता है। इसकी आर्म्स में इसकी आर्म्स ये ट्यूनिंग, क्योंकि इसमें ट्यूनिंग होती है और ये इसके फॉक्स हैं, तो इसके फॉक्स हिलने लगते हैं। अब जैसे ही हिलते हैं तो हम लोग के पास एक पाइप होता है, एक्सपेरिमेंट क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उस पाइप की ऊंचाई को हम लोग घटाते बढ़ाते हैं। वो ऊंचाई आपकी होती है वेवलेंथ, कि जाहिर सी बात है ना कि कोई भी पाइप में तुम फूंक मारोगी, सपोज ये पाइप है और ये 50 मीटर का पाइप है, अब इस पाइप में तुम फूंक मार रही हो, तो जो तुम्हारी फूंक है वो इसके इंड, अगर ये इंड बंद है तो ये इंड तक जाएगी ना, बंद भी नहीं है खुला हाँ, भी है तो इंड तक तो जाएगी ना, तो जहां तक जाएगी वही इंड इसकी क्या तक हो जाएगी। जाएगी, लेंथ हो जाएगी, कि पूरी पूरी लेंथ। तो उस सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ घटाई बढ़ाई जाती है, डायमीटर घटाई बढ़ाई जाती है, उसका पूरा प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग एयर की स्पीड निकालते हैं, कि एयर की स्पीड, फिर एक बार तो एयर की स्पीड निकालते हैं, एयर की स्पीड तो पता ही है, फिर पानी में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में उसमें पानी डाला जाता है उस पाइप में, फिर उसमें ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज, ट्यूनिंग फॉर्क को इसके मुंह के करीब ले जाते हैं, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन होता है ना वो इसके अंदर जाने लगता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा होता है और साउंड क्रिएट होता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी दिया है यानी कि म्यू दिया है, इफ द स्पीड साउंड, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वी दिया है, देन फाइंड द वेवलेंथ, सो इजी। क्या है फॉर्मूला, वेव स्पीड, वेव स्पीड किसके बराबर होती है, वेव स्पीड मतलब v Wave के of बराबर the होती है sound. वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू, तुमको न्यू v पता है, तुमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू, v अपॉन न्यू। और v की यूनिट क्या होगी, स्पीड है, मीटर पर सेकेंड, और व्यू की हो जाएगी क्या, v नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा, उसको आप चेंज कर लीजिएगा सेंटीमीटर। नहीं भी करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ठीक है। लीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि MKS होता है, ठीक है। ठीक, तीनों समझ में आया, कुछ नहीं दिमाग लगाना था, सिर्फ चीजों को, एलिमेंट्स को समझना है कि किसका नाम क्या है, किसका मतलब क्या है। सेम बेस्ड क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में होंगे, उसको पढ़ना है तुम्हें, पहले ही सब प्रैक्टिस ओके। करना है तीनों न्यूमेरिकल, उसके बाद करना है, फिर और न्यूमेरिकल्स करा देंगे हम। फिल इन द ब्लैंक, साउंड इन एयर ट्रेवल एज अ कैसी वेव, Sound in air, wave, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल longitudinal wave. वेव, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, sound travels dash Hertz. in solids and dash in gas, sound travels
जल्दी एंड कम क्या लिखे? साउंड मोर इन सॉलिड्स देन लेस इन गैस। स्पीड ना, साउंड ट्रेवल्स मोर इन सॉलिड, सॉलिड में जल्दी हो मोर जाता है, गैस में मोर कम इन होता है। सॉलिड लेस लेस इन इन गैस। गैस। सब पढ़ के आया करो ताकि चेक पॉइंट्स कर जाओ, पढ़ कर सको। पिच ऑफ अ साउंड, अब पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ठीक है, पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी किसी की आवाज होती है कि कई बार भी बोलेगा लेकिन उसकी आवाज असरदार नहीं होती है। कई बार बोलेगा मतलब उसकी आवाज में फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन एक कोई कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि एक बार आवाज लगाएंगे लेकिन उनकी साउंड रिकॉग्नाइज की जाएगी, तो उनकी पिच अच्छी होती है, हाई पिच होती है। क्या होती है देखो, द कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच। कितना तीखा साउंड है। तीखा साउंड जैसे कि बच्चों की आवाज होती है। बच्चों की आवाज जब चिल्लाते हैं तो बहुत ही कान में अलर्ट सेंसेशन ज्यादा इरिटेटिंग पैदा होती करती है। है। हाँ, इरिटेटिंग भी होती है कुछ बच्चों की। श्रिलनेस ज्यादा होती है। अ साउंड ऑफ लो पिच इज कॉल्ड फ्लैट और होर्स साउंड। फ्लैट साउंड जिसकी लो पिच है। लो पिच किसकी होगी? जैसे कि आदमियों की, अमूमन इन जनरल आदमियों की जो साउंड पिच होती है वो लो पिच होती है। तभी उनकी आवाज में थोड़ा होर्स हम्म। साउंड्स आते हैं, भारी आवाज होती है कि क्या कर रहे हो, हेलो, ऐसे बोलते हैं ना। बट साउंड ऑफ हाई पिच, तो जो वुमेन होती हैं और बच्चे होते हैं उनकी आवाज, देखो कुदरत ने ही बना दिया, इसीलिए औरत की आवाज किसी को पसंद नहीं आती। Thus, you can say that the pitch of a sound is its characteristic due to which we are able to distinguish between a shrill। कि फोन पे बात करती है, अननोन नंबर भी आया हो तो समझ जाते हैं कि लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, कि बच्चा बोल रहा है। कि यही जो हाई बिकॉज पिच ऑफ द और लो पिच है, पिच। वही लो पिच किसकी हो जाएगी? होर्स साउंड्स की। हाई पिच हो लो जाएगी पिच। श्रिल। श्रिल हो जाएगी हाई पिच। अब कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे कि लो पिच मैन की है, होर्स साउंड है किसका? तो भैया हाई पिच, हाई हाई कौन बोलता है ज्यादा? कौन बोलता है? औरत ज्यादा बोलती है। ये माना जाता है कि औरत ज्यादा बोलती है, आदमी कम बोलता है। तो हाई कौन बोलता है? वुमेन। तो इसलिए वुमेन की जो पिच है हाई है, बच्चों की जो पिच है हाई है। Again, you can distinguish the sound of grown-up man from that of a child on the basis of pitch and their sounds. Pitch of a grown man is less than that of a child. It is a common observation that frequency of woman's voice is more than the that of the man's voice. अब pitch pitch of a sound slowly depends on its frequency of vibration। ठीक है, pitch depend करेगी frequency of vibration पे कि कैसे, किस तरह से, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अ साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी हैज अ फाइट फ्लैट बट अ साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज श्रिल। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो श्रिल हो जाएगा, और लो फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो फ्लैट हो जाएगा। It is observed that as the frequency of a sound increase, its pitch goes on increasing a sound। तो लाउड स्पीकर में हम क्या करते हैं? लाउड स्पीकर का साउंड अच्छा क्यों नहीं लगता? लाउड क्योंकि स्पीकर में उसका जो पिच बहुत पिच, लो होता फ्रीक्वेंसी है उसमें हाई करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी पे रख देते फ्रिक्वेंसी हैं। हाँ, हाई हो उसकी जाता जो है। फ्रीक्वेंसी है वो हाई कर देते हैं तो श्रिल एकदम निकलता है कि कान को चिढ़ने वाला रहता है। लेकिन कुछ कुछ लाउड स्पीकर ऐसे आते हैं ना जो महंगे हैं, जो हम लोग घरों में लगाते हैं, बेस जिसके अच्छे होते हैं, तो उनमें क्या है, फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा से भारी भरी आवाज निकलती है, बहुत अच्छी लगती है ना आवाज, चुभती नहीं है कान को। टू और वो शो दैट द डीजे पिच, वाले तो बहुत इरिटेटिंग होते डीजे हैं। वाले जैसे बजाते हैं वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे बजाते हैं। गाना फिर हम्म, हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा ना तो लफ्ज नहीं समझ में आएंगे। लफ्ज बहुत करीब में रहेंगे तभी समझ में आएंगे, उनके जो वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आते। टू शो दैट द पिच ऑफ अ साउंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पिच हाई फ्रिक्वेंसी, ये याद रखना। हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिच एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ कॉम। कार्डबोर्ड ले रहे हैं, कंघा ले रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड स्लोली रब इट अगेंस्ट द टीथ ऑफ कॉम। ठीक है, यू विल हेयर साउंड, नोट इट्स पिच, इज इट फ्लैट और होर्स।
अच्छा, rub the same cardboard rapidly against the teeth of the comb. What difference do you feel in the pitch of the sound? You will observe that the sound is shrill this time. When you rub the cardboard rapidly with the teeth of the comb, frequency of vibration increases and it makes the sound shrill. Thus, we conclude that the pitch of a sound mainly depends on its frequency of vibration. तो कोई ऐसी चीज इस वक्त मेरे पास ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड पे हम अपने नेल्स को रैप गरप करते हैं, तो अगर शुरू में करेंगे तो शुरू में तो धीमी आवाज आएगी, ऐसा कुछ कह रहा है ये। लेकिन लेकिन जब हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे और देर तक रब करते रहेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। हाई पिच श्रेल साउंड एंड लो पिच फ्लैट होल साउंड, ये इसको याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। साउंड ग्राफिकली शोज, देखो अब इसको ग्राफिकली बता रहे हैं। स्मॉल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इसमें कम है, कितनी आ रही है, एक दो तीन चार इस तरह से मिली, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सो मैनी। तो गिवन टाइम पीरियड में, यहाँ पे गिवन टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो ये फ्लैट है। यहाँ पे गिवन टाइम पीरियड में इतनी आ रही है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। एडजस्टमेंट ऑफ पिच एंड फ्रिक्वेंसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, लाउडस्पीकर में हमने तुमको बता दिया। अब जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, तो उसमें कैसे तीखी आवाज लानी है, फ्लैट लानी है कि श्रिल लानी है, ये तो बांसुरी बजाने वाला ही बताएगा, ठीक है। लेकिन एक 10 रुपए की बांसुरी खरीद के ये तुम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकती हो कि जब हम सारे होल्स को खोले रखेंगे तो एक फ्लैट टाइप का साउंड आएगा, लेकिन जब हम एक मतलब रखेंगे तो एक ही से फ्रिक्वेंसी जाएगी ना, जैसे कि इंक्लूज shrillness of sound increase on reducing the length of vibrating air column। लेंथ को कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ से हवा दे रहे हैं, लेंथ को कैसे कम कर सकते हैं, ये लेंथ हाईएस्ट है ना, ये हाई है ना, हाईएस्ट लेंथ, हाँ। और ये वाली जो इधर आएगी लोएस्ट लेंथ होगी और ये बाकी मीडियम होगी। तो ये कह रहे हैं कि श्रिलनेस ऑफ साउंड इंक्रीज, तीखा साउंड, हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी साउंड बना सकते हैं जैसे ही हम छेदों को बंद करें। कैसे बंद करें, कहाँ के छेद को बंद करना है, reducing the length of vibrating air column। तो अगर हम दूसरे छेद को बंद कर देते हैं, तो जैसे ही उंगली बंद करते हैं तो क्या होगा, हवा हवा कहाँ जाएगी। In a flute, there are number of holes in a pipe along its of when of the pipe and frequency of sound is minimum, or sound when all the holes are closed using our finger, the length of air column is maximum, ठीक है। अगर हम सारे छेदों को बंद कर देंगे तो लेंथ जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हमने दूसरे छेद को बंद किया तो यानी कि यहाँ तक हमने क्लोज कर लिया है, यहाँ तक हमने बांसुरी को क्लोज कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या होगा, मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम हो जाएगा अगर हम ऑल होल्स को बंद करें, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाइप एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज मिनिमम। तब फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, एंड साउंड प्रोड्यूस्ड इज अ फ्लैट साउंड। यानी कि सारे छेदों को अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी जो हवा है वो कहाँ से, यहाँ से जाएगी, ऐसे घुसेगी और ये बाहर निकल जाएगी, तो कैसा साउंड निकलेगा, फ्लैट साउंड निकलेगा यहाँ से। However, if a hole is opened by removing the finger, अगर हम इनमें से किसी एक होल को खोल दें
इफेक्टिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली, जैसे दूसरा हमने बंद किया था, एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज एंड साउंड बिकम्स श्रीलर। तो जो भी बांसुरी तीखी बजाना है, दूर तक आवाज भेजना है, तो हमें इसकी बांसुरी की लंबाई को कम करना होगा। फ्लैट साउंड बजाना है तो बांसुरी की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। द फ्लूट प्लेयर कैन देयरफॉर एडजस्ट द पिच ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होल्स ऑफ द फ्लूट। तो इस तरह से काम करती है एक वाइब्रेटिंग फ्लूट विंड इंस्ट्रूमेंट। टैप वाटर टू शो दैट द पिच, टैप वाटर, ये बाल्टी है, बाल्टी की ये क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ एयर कॉलम है। खाली बाल्टी है ना, तो पूरे में क्या भरी है, एयर भरी है। लेकिन जैसे जैसे इसमें वाटर। पानी भरता जाएगा, एयर खत्म होती जाएगी। तो क्या बता रहे हैं, स्टील बकेट है, टेक एन एम्प्टी स्टील बकेट और एन earthen pitcher, place it below the water tap, open the water tap so that the water falls in the bucket at slow and steady rate, एक normal rate से हो। as the water falls in the bucket a sound is produced, होता है जैसे लोटे में पानी डालते हैं, बकेट में पानी डालते हैं, डिब्बे में। note the pitch of sound produced when water, दोनों साउंड देख लो, बीच शुरू में क्या आ रहा था, बीच में क्या आया और सबसे ऊपर क्या आया। Observation, you will observe that the water level in the bucket rises, the length of the air column in the bucket goes decreasing, है ना। एयर कॉलम जैसे से पानी ऊपर चला जाएगा, एयर कॉलम क्या होगा, घटता चला जाएगा, हवा घटती चली जाएगी। तो जब हवा हाँ। घटती चली जाएगी तो फ्रिक्वेंसी कैसी होती चलेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। As a result, the sound becomes more and more shriller. It is due to the reason that you can guess even off from a distance above the water, कि पानी खोल के चले आए हैं बाथरूम में, वॉशरूम में, कैसे पता चलेगा, जब पानी पूरा बहने लगता है और तेज से आवाज करने लगता है, तो समझ में आने लगता है कि हाँ उसकी तो मेन साइंस क्या है कि जैसे ही एयर कॉलम डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, हाई पिच आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या नोट करना है कि एयर कॉलम एयर कॉलम डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है। और जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो हाई पिच होती है, और हाई पिच को ही हम लोग श्रिल साउंड कहते हैं, जो चुभने वाला तीखा साउंड होता है, कान में लगने वाला होता हम्म। है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में तो हवा नहीं है ना, उसमें क्या है, उसमें तार है, इंस्ट्रूमेंट। तार है, स्ट्रिंग्स हैं। वायर्स। लेकिन उसमें दूसरी तरीका है फ्रिक्वेंसी का, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। इसमें यहाँ पे एयर कॉलम नहीं, थिकनेस ऑफ वायर, टेंशन, टेंशन मतलब कि कितना तार को खींचा रखा है, टेंशन। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितनी छोटी बड़ी स्ट्रिंग करना है। तो गिटार, वायलिन, वीणा, तीनों से अलग अलग तरीके की आवाज आएगी। अब ये बजाने वाले को पता होगा। फ्रिक्वेंसी इज मोर देन अ थिन वायर, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी मोर कब होगी, हाई फ्रिक्वेंसी कब कब होगी, हमें हाई फ्रिक्वेंसी कब कब मिलेगी, थिन वायर होगा तब मिलेगी, एंड लेस फॉर थिक वायर होगा तो हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी। अगेन फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन द टेंशन, और जितना ज्यादा खिंचा होगा, लूज होगा, तो हमें जब ढोलक बजता है तो उसको कसते हैं ना, तो टेंशन हाई होना चाहिए, हाई टेंशन। इसीलिए देखो, जो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है वो बकबक करता रहता है, कुछ भी बोल देता है, उल्टा सीधा बोल देता है ना। जो काम आदमी रहता है, टेंशन वेंशन नहीं लेता है, वो कहते हैं बकते रहो, तो हमको जितना बुरा कहो, आई डोंट केयर। लेकिन जो बहुत टेंशन में रहेगा तो देखो उल्टा सीधा बकता रहेगा, ये क्यों है? ये ऐसे क्यों कहा, ये ऐसा क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि वो हाई टेंशन में है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या है, हाई है। आई है। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज इन इंक्रीजिंग द टेंशन और रिड्यूसिंग द वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब लेंथ अगर ज्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी। बाई वाइब्रेटिंग डिफरेंस स्ट्रिंग्स द प्लेयर कैन चेंज द फ्रिक्वेंसी, और इसी तरह से वो क्या करते हैं, प्लेयर प्लग्स द स्ट्रिंग इन द मिडल, फ्रिक्वेंसी इज लेस। तो तीन चार तार बने होते हैं वीणा में, गिटार में, वायलिन में ना, कैसी आवाज निकालना है वो डिसाइड करेगा कौन से तार को छेड़ना है। कहा जाता है ना कि कौन से तार को, कौन सी रग को छेड़ना है, ये पता होना चाहिए।
जैसा काम कराना है वैसे ही रग को छेड़ना चाहिए, जैसी आवाज निकालना वैसे ही तार को छेड़ना चाहिए, वाइब्रेट कराना चाहिए। ये वाला गेम कह रहे थे हम, कि ऐसे से नचाते थे और फिर ये ऐसा हो जाता था। टू शो द फ्रिक्वेंसी इज हाँ मोर फॉर अ थिन स्ट्रिंग और वे, तो एक पतला धागा ले लो, ये मोटा धागा है थिक, और ये पतला धागा है। दोनों को नचाओ इस तरह से, तानो, और देख लेना कि किसमें ज्यादा आवाज होती है, इसमें ज्यादा अच्छी आवाज होगी, टन टन ऐसे होके। जो पतंग का धागा रहता है वो वाला धागा ले लेना प्लास्टिक का। टू शो द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज यूजिंग टेंशन, टेंशन ज्यादा होगा, तार को खींच लो, पैग पैग में बांध दो, यहाँ से स्टक है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे कुछ लोड बांध दो ताकि इस पे टेंशन आ जाए। लोड हम इंक्रीज करेंगे तो टेंशन इंक्रीज होगा ना, लोड इंक्रीज, हाँ टें, टेंशन इंक्रीज। 1 किलो का टांगेंगे तो कम लोड होगा, इंक्रीज 5 किलो होगा। का टांगेंगे, हाँ। तो लोड इंक्रीज करो और देखो, और फिर इसको हिलाओ, इसको हिलाती रहो, मतलब उसको वाइब्रेट करती रहो तार को, तो समझ में आएगा। इस प्रैक्टिकल चीज है, ये सब क्लास, ऑनलाइन क्लास में नहीं हो सकता। सारी चीज लेके बैठी करनी होगी, ये सब जितने भी हैं, ये वाला करना है, होमवर्क है तुम्हें, इसका करो, वीडियो बनाओ, और ये ऊपर वाला जो है उसका भी करो, ये वाला, ये वाला जो है ये भी करो होमवर्क, इसकी वीडियो, सबकी वीडियो बना के भेजो कि देखिए हमने किया। तुम्हारी वीडियो आया ना आया, लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रही हूँ उसकी वीडियो आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ठीक है, ये बता दिया चीज तुम्हें। यही चीज मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट के साथ है, कि मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये चमड़े की खाल होती है किसी जानवर की, या अब तो प्लास्टिक्स की भी बनती है, ढोलक, बोंगो एंड तबला में। हम्म, ये ढीला होगा, ये इस रस्सी से कसा जाता है, और ये खोखला होता है पूरा, ये बॉडी पूरी खोखली होती है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल, इसके अंदर एयर भरी होती है। से ना। खोखली है तो एयर भरी होगी। तो अब जिस तरह से इसको हम्म, छेड़ेंगे, जहाँ पे धक्का देंगे, ढपली मारेंगे, यहाँ पे हाथ मारेंगे जैसे, उस हिसाब से एयर कॉलम में डिस्टरबेंस होगा। वही चीज यहाँ पर भी है, टेंशन हाई होना चाहिए, साइज ऑफ पिच फ्रीक्वेंसी एंड हेंस पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए ताकि फ्रीक्वेंसी अच्छी निकले। मेम्ब्रेन स्ट्रेच एंड टेंशन, if the size of membrane is small, the tension on the string is more, a sound of higher frequency is produced and consequently and shrill sound is produced। तो तबले में सबसे, देखो, बोंगो, ढोलक, ढोलक कहाँ बजता है, ढोलक घरों में बजता है, तबला नहीं लेके बैठ शादियों जाती में हैं। नहीं। हाँ, शादियों में रत जगह होता है ना, रत जगह, अब तो शादी का सीजन है, बहुत रत जगह हो रहा होगा। रत जगह होता है, उसमें रहम वगैरह बनता है, वो मैदे का सामान बनता है तल उल के, वो सब खाया जाता है। सबका अपना अपना ट्रेडिशन है जिसके यहाँ जो होता है। तो घरों में तबला लेके नहीं बैठ जाते, वो अलग बात है, किसी कोई तबला वादक हो तो लेके बैठे बजाए। तबला कहाँ बैठते हैं, बड़ी बड़ी म्यूजिक स्टेज पर। क्यों? क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत है, हम्म, श्रिल साउंड्स की जरूरत है। तो साइज, देखो तबले में क्या होता है, एक बड़ा साइज होता है और एक छोटा साइज होता है। गौर करो, इतनी देर से बना है तबला, तबले में एक बड़ा पिच होती है, एक स्मॉल पिच होती है। जब आपको फ्लैट साउंड चाहिए तो बड़े पिच पे हाथ मारेंगे, आपको श्रिल, श्रिल, श्रिल फॉर स्मॉल कैसे याद करेंगे, स्मॉल, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर श्रिल। यानी कि पिच जो आपकी, कौन सी पिच, ये सर्किल, इसकी सरकमफ्रेंस जितनी छोटी होगी, साउंड उतना ही ज्यादा उतना हाई पिच होगा। श्रिल होगा, हाई पिच होगा। तो फिर भी यहीं मेटल तक का रिंग, रखिए। हाँ हम बस यहीं तक रखते हैं, मेटल खाला रिंग। बुला रही हूँ। बस ठीक है, चलो ठीक है, मोनोटोन नेक्स्ट करेंगे, चलो ठीक, न्यूमेरिकल करके भेजो। ठीक है। 56 और हम्म, इसी में यहाँ पर बता देते हैं न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन नोट कर लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना,
या स्क्रीनशॉट ले लेना। वेव्स की जो फ्रिक्वेंसीज हैं, टू फ्रिक्वेंसी है, F1 अगर कह दें, सॉरी फ्रिक्वेंसीज को न्यू से कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो न्यू 1 अगर कह दें तो 256 है हर्ट्स, और न्यू 2 जो है वो है 288 हर्ट्स। ये क्या लिख दिया है, 256। 50 ठीक, हैव द सेम एम्पलीट्यूड्स, इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, सेम एम्पलीट्यूड की है, रिस्पेक्टिवली हैव द सेम एम्पलीट्यूड। फिर क्या कह रहे हैं लास्ट में यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाउडनेस प्रोड्यूस बाय वेव्स, मतलब कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा। रेशियो ऑफ लाउडनेस, तो लाउडनेस का मतलब क्या होता है, लाउडनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी, की साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या है, साउंड की लाउडनेस ऑफ साउंड का निकालना है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ क्या, साउंड वेव। तो दोनों ही सेम एम्पलीट्यूड के हैं, दोनों ही सेम एम्पलीट्यूड के हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी सेम होगी, कि वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी होती है ऑफ साउंड वेव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि मतलब इंटेंसिटी दो गुना करेंगे तो चार गुना हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो उनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उस पे फ्रिक्वेंसी पे कोई असर नहीं करेगा, फ्रिक्वेंसी अफेक्ट नहीं करेगी पिच ऑफ द साउंड को, इंटेंसिटी को। तो लिखो कि सिंस एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज सेम, एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों ही बोथ फ्रिक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो हो जाएगा उनकी लाउडनेस का, रेशियो ऑफ लाउडनेस रेशियो ऑफ लाउडनेस इज 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये लिख दोगे आंसर, इसमें क्वेश्चन टाइप का था, कुछ सॉल्व नहीं करना था। यहाँ पे एक नोट कर लो कि तुमने पढ़ा था, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में नहीं लिखना है कुछ, रिमार्क नोट कर लेना, अभी हम दे देंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना सही से। रिमार्क ये नोट कर लो कि तुमने क्या पढ़ा था, कि हाई पिच होगी, हाई पिच हाई फ्रिक्वेंसी ना, हाई पिच का मतलब श्रिल साउंड, फ्रीक्वेंसी श्रिल साउंड। तो हाई पिच होगी तो क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, कल ये पढ़ा है ना, हाँ ये पढ़ा है कि हाई पिच होती है तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन लाउडनेस और इंटेंसिटी पिच से अलग है। दूसरा रिमार्क ये लिखोगी कि फ्रिक्वेंसी जो है वो किसको अफेक्ट करती है, पिच को इफेक्ट करती है, ठीक है, फिर उसकी लाउडनेस को अफेक्ट नहीं करती। तो यानी कि इससे क्या निकला, इससे रीजन ही निकला कि फ्रिक्वेंसी अफेक्ट पिच ऑफ साउंड, साउंड की पिच को अफेक्ट करती है, लेकिन
किसको नहीं करती? फ्रीक्वेंसी does not affect loudness of sound, loudness of sound for a given एम्पलीट्यूड, किसी भी एम्पलीट्यूड के लिए उसकी लाउडनेस पे इंटेंसिटी पे नहीं करेगी। ये सारी चीजें याद रखनी होगी। 2-3 नंबर में ही क्वेश्चन आता है बस। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं ना। टू साउंड्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव देयर एम्पलीट्यूड इन द रेशियो। अच्छा, अब क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अभी एम्पलीट्यूड सेम था, अब क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी हाँ, एम्पलीट्यूड टू साउंड वन एम्पलीट्यूड वन इज टू टू है, ठीक है। मतलब सेकेंड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना। विच साउंड इज लाउडर एंड वाई? तो और क्या है, दोनों ही क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, एट सेम फ्रीक्वेंसी। तो कह रहे हैं, तो अभी पढ़ा ना कि हमने ऊपर यही चीज बताया ना, रिलेशन वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो इंटेंसिटी होती है ना, विच साउंड इज लाउडर, लाउडर का मतलब इंटेंस, कौन सा साउंड इंटेंस है, तो इंटेंसिटी जो होती है ऑफ साउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड जिसका ज्यादा होगा तो साउंड ऑफ सेकेंड, साउंड टू का एम्पलीट्यूड ज्यादा है साउंड वन के एम्पलीट्यूड से, इसलिए आंसर क्या होगा? सेकेंड साउंड इज लाउडर। सेकंड साउंड जो साउंड नंबर 2 है जिसका एम्पलीट्यूड 2 है वो लाउडर, सेकेंड साउंड इज लाउडर। ठीक, समझ में आ गया। साउंड ऑफ हायर एम्पलीट्यूड ये आपको याद रखना है कि देखो, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तेज साउंड होगा, ठीक। कहीं पे यहाँ पे जगह है, यहाँ बताते हैं कि जैसे कि कॉलिंग फोन एक साइन वेव है और दूसरी साइन वेव है। ये है कॉलिंग, कॉलिंग कॉलिंग ऑन फोन, फोन पे बात करने की साउंड वेव ली गई है, और ये लाउड स्पीकर की ली गई है, साउंड वेव ली गई है, ठीक है। तो जो कॉलिंग ऑन फोन रहेगी उसकी जो आपकी एम्पलीट्यूड होगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो C1 और R1 मिल रहे हैं, सीज और आर मिल रहे हैं। लेकिन लाउड स्पीकर में अगर यही देखा जाएगा तो लाउड स्पीकर में यही चीज एकदम हाई आएगी। ये चीज साउंड इक्वलाइजर अगर फोन में हो तो साउंड इक्वलाइजर को लगा के देख सकती हो कि जहाँ पे तेज साउंड आता है वहां पे पिच, जब तेज से बोलोगी रिकॉर्डिंग में तो वो हाई पिच जाता है। तेज से बोलो, थोड़ा धीमे बोलो, तो धीमे वो बोलोगे तो हाई धीमे पिच जाएगा, जाता हाँ है, ऐसे हाँ। ऐसे हाई जाता है फिर नीचे आ जाता है। या फिर गोल वाला रहता है तो वो बड़ा सर्किल होता है फिर छोटा हो जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड हायर है, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड यही इसी से निकलता है, इन्हीं दोनों से निकलता है कि जो इंटेंसिटी इंटेंसिटी या लाउडनेस ऑफ साउंड है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लो। जो समझाने के लिए दिया था यहाँ से ले लो।
ले लिया। फिल कर दिया है, ये भी सही है। बस 4 न्यूमेरिकल। और नहीं है। क्वेश्चन आंसर करा है। और क्वेश्चन आंसर नहीं, वो ऑब्जेक्टिव सारे किया है। ऑब्जेक्टिव्स किया है। अभी क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ा ही नहीं चैप्टर, तो कैसे कर। जितना पढ़ लिया तो उतना कर लेती, जितना आ रहा हो। ठीक है। ले लिया सारा स्क्रीनशॉट? ये लिया? हाँ। ये पूरा ले ये लिया? वाला और फिर नीचे वाला रिमार्क कर नहीं। ले लो। रिमार्क लो। रिमार्क। दोनों चीज याद रखना कि फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ पिच को अफेक्ट करेगी। हाई फ्रिक्वेंसी अगर यहीं पे पिच पूछता, फ्रिक्वेंसी देकर पिच पूछ सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच। लेकिन फ्रिक्वेंसी देकर लाउडनेस नहीं पूछ। लेकिन लाउडनेस का मतलब क्या है? लाउडनेस का मतलब है कि साउंड उतनी दूर तक जाएगा, ट्रैवल करेगा दूर तक। दूसरा लो, ये भी लो। इतना ही है। हो गया? ले लिया। हाँ। ठीक। लिया ना? सही से लीव कर रहे हैं हम साइड। फिर मिटल ले लिया। जाएगा, सेव नहीं किया। ठीक। उसके बाद मोनोटोन से बचा है, पढ़ना है। मोनोटोन से बचा। ठीक। मोनोटोन क्या है? मोनो मतलब एक। मोनोटोन अ साउंड बाय अ practical। Used by particular musical instrument is usually called a tone. Tone, हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी टोन होती है। A sound of single frequency is called a monotone. सिंगल फ्रिक्वेंसी का मतलब, फ्रिक्वेंसीज का मतलब कि उसमें एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी होंगी ना, ऊपर घटी बढ़ेंगी नहीं, एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी। द मोनोटोन मीन्स अ प्योर साउंड इन वन सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मोनोटोन का मतलब वन सिंगल फ्रीक्वेंसी। इफ अ ट्यूनिंग फॉर्क टू प्रोड्यूस अ मोनोटोन, इन फैक्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज द ओनली डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस द साउंड ऑफ वन सिंगल फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज ले लो, कोई भी हाथी ले लो, ताली की आवाज होती है, वो कितनी तरीके की होती है? बहुत तरीके की आवाज बहुत निकलती है तरीके ना की ताली होती की, है। है ना? हम्म। बहुत तरीके की निकलती है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस हाँ। नहीं है जिसमें एक ही तरह की आवाज निकले। सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग फॉर्क को जो लेबोरेटरी में आप देखेंगी, उसको इसी तरह से बनाया जाता है। ये रबर हैमर रहता है। रबर के हैमर से क्या किया जाता है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क को मारा जाता है तो इसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक तरह का साउंड निकालना शुरू कर देता है, ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसके प्लॉन्जर्स कहलाते हैं। ये रबर होता है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है। तो सिर्फ ट्यूनिंग फॉर्क ही वो डिवाइस है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे साउंड हमको देता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में यहाँ बता रही हूँ, इसका स्टेम होता है, फिगर वगैरह बनाने को आ सकता है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं। तो जब हम लेबोरेटरी में, इसके स्टेम पे लिखा होता है, ये जो इसका स्टेम है ना, स्टेम पे लिखा होता है, ये जो ऐसे स्टेम बनेगा, स्टेम पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है लैब में, 256 हर्ट्ज। तो जो भी आप लैब में ले रही हैं ना ट्यूनिंग फॉर्क, उस वो फ्रिक्वेंसी आपको नोट करनी हम्म। होती है। तो जो 11 12 में ये लेबोरेटरी कराते हैं। द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक इन्वॉल्व सारेगामापा। Tuning forks generally correspond to the eight tones of Indian musical scale in which the key note, the lowest frequency is 256. तो 256 पे शायद हमको ये सुर में से कोई एक सुर मिले। तो यहाँ पे 7 है, 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 हैं जो अलग अलग सारे गामा की तरह फ्रिक्वेंसीज देते हैं। 256 में हमें अलग तरीके से आवाज मिलेगी, दूसरे में अलग से मिलेगी, 342 में अलग से मिलेगी। अगर हम इन सब को कंबाइन कर देना तो हमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा।
और यही कॉमनली यूज इन म्यूजिकल स्केल, यही फ्रिक्वेंसीज को हम लोग यूज करते हैं म्यूजिकल स्केल में, पियानो वगैरह जो बनाए जाते हैं। पिच ऑफ अ कुकू इज, बताओ, देन दैट ऑफ अ क्रो, क्रो की साउंड कैसी है, फ्लैट है, कुकू की साउंड हाई श्रिल है। पिच। हाँ, तो हाई पिच हो जाएगी। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, कैसे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के, पिच बढ़ेगी तो हो जाए। इन विंड इंस्ट्रूमेंट पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद लेंथ ऑफ एयर कॉलम, व्हेन लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेस, जितनी कम रहेगी एयर कॉलम की साइड बांसुरी में उतनी ज्यादा पिच ज्यादा होगी। इंक्रीज, साउंड इंक्रीज करेंगे कॉलम को डिक्रीज करके। इफ टेंशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑफ तबला इंक्रीज, इट्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज, टेंशन बढ़ाएंगे तो वो भी Frequency इंक्रीज हो will also जाएगी। increase. ओके, अब लाउडनेस, लाउडनेस रिलेटेड वो क्वेश्चन था लेकिन तुम नहीं कर पाई क्योंकि लाउडनेस आगे था, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर, अभी हम बोल रहे होंगे, तुम बोल रही हो, तो ये आवाज हम लोगों को नॉर्मल सुनाई दे रही है, लेकिन इसी की अगर हम Mhm. इंटेंसिटी बढ़ा दे, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे, तो ये कान को नागवार गुजरने लगेगा, तो उसी को हम कहेंगे लाउडनेस हो गया। यू डिस्टिंग्विश, डू नॉट मेक लाउड, मैम यही कहती है ना क्लास में, do not make loud. Loud sound from a feeble sound in on the basis of its loudness. Thus, you can also say that the loudness of sound is its characteristic due to which we are able to distinguish between a loud sound and a weak soft sound. तो दोनों में फर्क हम कैसे कर पाते हैं, एम्पलीट्यूड की वजह से कर पाते हैं। अभी तुमको एक एग्जांपल हमने दिया, कॉलिंग फोन पर कैसे एम्पलीट्यूड Mhm. आएंगे, और Louds DJ के कैसे डीजे होंगे? पे कैसे आएंगे। क्या क्या फैक्टर होंगे, वही जो अभी पढ़ा, लाउडनेस मेनली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, हायर एम्पलीट्यूड रहेगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड, बस इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना याद रखना अपने लिए कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के, ग्रेटर लाउडनेस होती जो है। है वो हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इसका है, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है इंटेंसिटी। अब to show the loudness of sound increase with an increase in amplitude of vibration, amplitude कैसे बढ़ाएंगे, पिंच ले लिया, place a pinch ball, gently beat the membrane of the drum with a stick, the membrane starts vibrating and a sound produced to the vibration, क्या है ये, now beat the membrane harder with the drum stick। अच्छा, पहले बॉल से मारा, मैं जो ड्रम है, ड्रम पर पहले इन सारी बॉल से मारा तो आवाज कम निकल रही थी, फिर हैमर से मारने लगे, स्टिक से, ड्रम स्टिक से मारने लगे, तो कस कस के आवाज आने लगी, वो तो कॉमन सेंस है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड देयर लिसनर, ये भी चीज है। हम्म। तुम्हारे पास अगर इस वक्त जैसे कि हमसे 100 मीटर की दूरी पे अगर डीजे है, बज रहा है लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर के पास बिल्कुल बैठा है उसको तेज सुनाई देगी लाउड स्पीकर के बाद, और जो 100 मीटर की दूरी पे है उसको धीरे धीरे आएगी, कम आएगी, है ना, तो डिस्टेंस भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस जितनी करीब होगी सोर्स से, सोर्स से डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा साउंड होगी इसमें। explosion of high power cracker bomb from a quite larger distance due to this very reason। मतलब ये कह रहे हैं कि साउंड कैन ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस एंड इज एसोसिएटेड, साउंड ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी, जहां बज रहा है, जिस कमरे में बज रहा है वहीं उसी चीज में आए, ये कह रहे हैं। अच्छा, ये भी चीज नोट की होगी ना कि हाँ। कोई भी अगर सॉन्ग है, या फिर सॉन्ग है या कोई भी कमरे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो या हम्म। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, पियानो, तबला, बांसुरी,
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसी तरह से एक साथ बज रहे हैं एट अ गिटार। टाइम, गिटार, तो सभी हम्म। की आवाज, सभी का साउंड तुम आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाओगी। ये कभी नोटिस करना, कभी नोटिस नहीं किया होगा, डिस्टिंग्विश कर पाओगी, पहचान पाओगी। तुम बता दोगी कि हाँ इसमें गिटार भी बज रहा है, इसमें पियानो भी बज रहा है, इसमें ये भी बज रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी साउंड एनर्जी जो है वो आपस में मिक्स नहीं होती। साउंड वेव्स आपस में साउंड मिक्स नहीं में। होती, सबका ग्राफ अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, सबकी फ्रिक्वेंसीज एक फ्रिक्वेंसी से भी अगर बज रहे हो तो सब की आवाज अलग सुनाई देगी। Loudness altering surface area of vibrating object. Larger the surface area of vibrating, बड़ा सा तबला रहेगा तो बहुत बड़ी आवाज आएगी, छोटा सा तबला रहेगा तो कम हम्म। आवाज आएगी। तो छोटी आवाज है, कम आवाज हाँ, जैसे कि है। स्कूल में जो ड्रिल कराते हैं तो उसमें कितना बड़ा सा ड्रम रहता है। स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ये हम बता ही चुके हैं तुमको अभी। ये और ये सॉफ्ट साउंड के लिए होता है, जैसे कि कॉलिंग ऑन फोन, फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, हम तुमसे अभी बात कर रहे हैं तो हम लोग सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हैं। लाउड, सॉरी टोन नहीं, साउंड, टोन अलग चीज है। टोन का मतलब है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है। हाँ वही बात, सॉफ्ट टोन, सॉफ्ट साउंड, यानी कि जो फ्रिक्वेंसीज है वो सॉफ्ट है। लाउड में एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएंगी। जो C1 है, यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये हायर हायर एम्पलीट्यूड मिलेंगे। जो माउंटेन्स मिल रहे हैं और क्रस्ट मिल रहा है वो बड़े बड़े मिलेंगे। यही बता रहा है, ये जो चीज बताई इसी इसमें यही चीज बता रहा है कि उसमें जो कर्व्स मिलते हैं वो बड़े बड़े मिलेंगे। Loudness also depends on the sensitivity of the listener. ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको बहुत तेजी से बात करना पड़ता है ना, अक्सर जो एजेड लोग पर्सन होते हैं, दादा दादी लोग घर में होते हैं, नाना नानी लोग, देखो उनको सुनाई नहीं देता, कहते क्या क्या क्या, कस के चिल्ला के उनसे बोलना पड़ता है, करीब आके बोलना पड़ता है ना। ग्रीटिंग्स करो को तो कई बार सलाम करना पड़ता है तब जाके सुनते हैं। तो ये डिपेंड करता है, उनके कान के पर्दे खराब हो चुके होते हैं, उनके कान के पर्दों में सेंसिटिविटी फील करने की चीज नहीं होती है। तो उनके लिए तो अगर कान के उन पर्दे खराब हो जाएंगे तो सुनाई ही नहीं देगा। कान के पर्दे खराब हो जाएंगे तो इसीलिए तो मशीन लगाई जाती है कि वो मशीन मशीन क्या करती है, कान की मशीन जो नॉर्मली आवाज आ रही है ना उसको हाई पिच पे लाउड साउंड बनाकर उनके कान में भेजती है। हम लोग धीमे धीमे बात कर रहे होंगे ना, अभी बिना मशीन के वो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो मशीन लगा देंगे उनको ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो सॉफ्ट साउंड को लाउड साउंड्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है, और उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है, तो उनको सही से सुनाई देता है। एक नॉर्मल पर्सन डीजे के पास खड़ा है तो उसको हो सकता है उसका कान एकदम दर्द करने लगे, लेकिन एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके पर्दे खराब है, वो मशीन के बगैर खड़ा है, तो उसको हो सकता है सुनाई ही ना दे। हाँ उसको धमक महसूस हो सकती है। देखो लिखा तो है, सेंसिटिविटी ऑफ लिसनर ईयर्स डिक्रीज विद एडवांसिंग एज। सुन सुन नहीं पाते हैं। जैसे कि रोरिंग ऑफ लॉइन, लॉइन की जो रोरिंग है उसमें लाउडनेस है लेकिन पिच लो है, इसीलिए जो लॉइन की रोरिंग है वो फ्लैट साउंड होता है लेकिन दूर तक सुनाई देता है। पूरे पूरे के पूरे जंगल में एक दहशत हो जाती है, दूर तक सुनाई देता है। अभी हम लोग मुकुंदपुर गए थे, वहां पे व्हाइट टाइगर दहाड़ा था बस में, तो मजा आ गया था एकदम, जैसे कि लगता है कि बेस इज बहुत अच्छा लाउड स्पीकर का लगाया रखा हो। लेकिन जो बी होती है मधु की, भी 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 ऐसे करती रहती ना, वो लोग तो तो इरिटेट हाँ करती हैं। इरिटेटिंग साउंड होता है। क्यों? क्योंकि हाई पिच साउंड इरिटेटिंग होता है। उन लोग की श्रिल पिच साउंड, हाई होती है। श्रिल साउंड हमेशा इरिटेटिंग ही होगा, लेकिन लाउड नहीं होता। मक्खी एक कमरे में गुनगुना रही है ना, तो दूसरे कमरे में हम्म। उसकी आवाज नहीं जाएगी।
ठीक है, उसकी या पिच फिर जो ज्यादा रूम होगी, में रहेगा उनको परेशान करेगी। बस उन्हीं को सुनाई देगी। लेकिन अगर शेर ने मोहल्ले में दहाड़ दिया ना, तो पूरे मोहल्ले को सुनाई देगा। ये साउंड होता है उसका, लाउड होता है लेकिन लो पिच होता है। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हैं जिसको याद कर सकती हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड हम डेसिबल में करते हैं, बेल करते हैं और डेसिबल करते हैं। 1 डेसिबल 1/10 बेल होता है, ये यूनिट याद रखनी होगी। साउंड की जो यूनिट है वो डेसिबल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे बनाई गई क्योंकि उन्होंने टेलीफोन का इजाद किया था। Alexander Graham Bell, who invented telephone, scientist. A normal person can just hear a sound whose energy is level 10 to minus 12 watt per meter square. The loudness corresponding to this energy level is taken as the reference level and is called 0 decibel. If energy level is minus 11 watt per meter square, that is 10 times the reference level, loudness is taken to be 10 decibel. इफ एनर्जी लेवल इज इतना मीटर स्क्वायर 100 टाइम्स रेफरेंस कर दे, लाउडनेस टेकन टू बी 20 डेसिबल एंड सो ऑन। फिर 30 डेसिबल हो जाएगी, 10 टू पावर -9 कर देंगे तो 30 डेसिबल हो जाएगी। डिफरेंट एनर्जी लेवल साउंड करस्पॉन्डिंग लाउडनेस इन डेसिबल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो जब हम बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, अब इसमें क्या साइंस रही होगी, साइंस तो उसके पीछे की नहीं पता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में जो तानसेन थे, उसमें रत्न थे ना, अकबर 9 रत्न, कितने रत्न थे अकबर के दरबार में, तो उसमें से जो सात। रत्न थे तानसेन नहीं जी, 9 रत्न थे, 13 रत्न थे, पता नहीं कितने थे। तो उसमें जो तानसेन थे, जब वो गाते थे रात में, राग बारहवीं गाते थे, तो जो बुझे हुए दीपक रहते थे वो जल उठते थे, ऐसा कहते हैं। और एक वीडियो हमने देखी थी, एडिटेड तो नहीं थी, कहीं फॉरेन की ही थी, इंग्लैंड वगैरह की, ब्रिटेन वगैरह की, वो ऐसे वो कोरस गाते हैं ना लोग, एक लेडी गा हम्म। रही थी, तो माइक के सामने लेके गा रही थी, माइक के सामने लेकर, और जैसे जैसे वो गा रही थी, गाते 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 उसने अपने मुंह के आगे एक वाइन का ग्लास रखा हुआ था। उसने गाते 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 एक वक्त आया कि वाइन का ग्लास छिटक गया, एक बारगी छिटक गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे साउंड में एक टाइप की एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। साउंड तो वैसे भी एनर्जी है ना, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है जो मतलब कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल बता रहा कि कितनी एनर्जी लेवल में कितने डेसिबल का साउंड हमें यानी कि 10 टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी है उस जगह, तो उस जगह साउंड 0 डेसिबल होगा, यानी कि साउंड कुछ भी नहीं सुनाई देगा। फिर -11 होगा, -10 होगा, घटता चला जाएगा, तो फिर साउंड हमको 20 डेसिबल का साउंड सुनाई देगा। हम्म। यही पूरा एनर्जी लेवल दे दिया है। फिर 100 डेसिबल का साउंड सुनाई देगा। फिर इसी तरह से करते करते हम लोग 10 टू पावर 4 5 6 7 पे आ जाएंगे। In our daily life, we came across different sounds and loudness varying from 10 decibel to 140 decibel or even more. 140 decibel से भी ज्यादा के साउंड हो सकते हैं। In ordinary conversation with your friend, the loudness 40 decibel to 60 decibel. तो अभी हम तुम जो बात कर रहे हैं वो 60-80 decibel की है। अब कौन कितना, जैसे कुत्ता चिल्लाता है, कुत्ता भौंकता है, बात करता है, रस्टिंग ऑफ ट्री लीव्स, जब तेज हवा चलती है तो पत्तियों के बीच वेरी वेरी फेंट साउंड होता है, हर कोई नहीं सुन पाता है, 10 डेसिबल होता है। विस्परिंग, फुसफुसाहट, शादी ब्याह में औरतें इकट्ठा होती हैं तो ऐसे गिबत बुराई एक दूसरे की, देखो क्या पहन के आई है, अरे वाला अच्छा नहीं लग रहा है, अरे वाला वाला सस्ता लिया था, अरे उसने बहुत महंगा पहना है। ये सब विस्परिंग जो होती है वो सब वेरी फेंट साउंड होती है, 20-25 डेसिबल में हम लोग बात कर लेती हैं। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जैसे नॉर्मल करते हैं, हेलो हाय आप कैसे हैं, नॉर्मल लाउडनेस 40 to 60 होता है, ये अच्छा होता है। क्लास क्लास वाला नाउन, रिंगिंग का टेलीफोन बेल, ये क्लास वाला नाउन है, क्लास में ऐसा होगा। ट्रैफिक में आ गए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आगे, बाहर निकल आए, मेले में निकल आए, तो 80-90 वेरी लाउड होगा। फैक्ट्री नॉइज, मशीन चल रही है,
पेनफुली होता है। रॉकेट कंसर्ट, एरोप्लेन जा रहा है, पेनफुली होता है। जेट प्लेन वेरी पेनफुली होता है अगर एकदम पास से गुजरा है तो। रॉकेट और टेक ऑफ 200 डेंजरसली होता है, इसलिए जहां पर भी रॉकेट परीक्षण होता है वहां से बहुत दूर पर लोग स्थित होते हैं। साउंड above 80 डेसिबल कॉज नॉइज पॉल्यूशन। 80 डेसिबल से अगर 80 डेसिबल 40 टू 60 70 तक ठीक है, लेकिन आप अगर रोज 80 डेसिबल का साउंड सुन रही हैं जो कि स्कूल जाके आप सुनती हैं, तो वो नॉइज पॉल्यूशन होगा। नॉइज पॉल्यूशन इज द एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द एनवायरनमेंट, तो उसमें नोजिया वगैरह और वो इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया जिससे कहते हैं कि नींद नहीं आती, नो स्लीप, माइग्रेन वगैरह होता है। डिजाइन मेरे योर ओन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टडी। पानी ले लो, तरह तरह के वो ले लो, बर्तन ले लो, सबको बजाओ। चाइना वॉल्स ले लो, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ। आवाज बड़े आएगी। वाले, हाँ छोटे वाले से आवाज श्रिल आएगी, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें, श्रिल आएगी। लेकिन और बड़े वाले से दूर तक आवाज जाएगी। वजह सब वही है जो पढ़ चुकी हो। वुडन स्टिक्स। इन विंड इंस्ट्रूमेंट पिच इंक्रीज ऑन decrease the length of on decrease the length of column. Frequency of a vibrating string increase on increasing the tension. टेंशन को इंक्रीज कर दें और थिकनेस को, थिकनेस को मतलब पतला कर दे, थिकनेस को तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना। लाउडनेस क्या होती है? डेसिबल होती है और बेल होती है, दोनों होती है, डेसिबल डीबी। डज लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ अ लिसनर ईयर? यस, बताया ना, अभी डिस्कस किया ना। हाँ। कान खराब है तो जितना भी चिल्लाओ, फिर सुनाई डांटेंगे नहीं नहीं देगा। दादाजी, दादाजी डांटेंगे नहीं, उनको लगेगा बच्चे धीमे धीमे खेल रहे हैं। और वही जिनका कान सही हो कहेंगे इतने बदतमीज बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं कब से। खत्म, बस इतना ही चैप्टर था। हाँ। ठीक है, अब पूरी बैक एक्सरसाइज कर लो, पूरा करो और ठीक है। सेंड करो, जितना भी जो कुछ भी। और ठीक। ठीक है। अच्छा, अब भी ये कहना था